जय श्री राधे कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई चीज़ की जो आपने शायद पहली बार सुनी हो और समझने की कोशिश कर पाएंगे तो एक आप लोगों को ठीक अप्रोच मिलेगी कि एक्चुअली में है क्या। तो ये एक तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। एक्चुअली में जो हम स्कूलों में पढ़ते आ रहे होते हैं उन सब्जेक्ट्स के बीच में एक गैप रहता है। गैप कैसे रहता है उस पहले समझते हैं गैप रहता कैसे है और फिर उस गैप को ये जो कोर्स है वो कैसे फिलफिल करेगा वो हम बात करेंगे और फिर इसके बारे में समझेंगे एक्चुअल में ये होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि हम जैसे अपने स्कूली सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में वट एवर अदर सब्जेक्ट्स, तो उनके साथ हमारा पर्पज रहता है दैट वी आर फोकसिंग जस्ट फॉर द एग्जाम, दैट एग्जाम इन रिलेवेंसी, दैट ये चीज़ एग्जाम में आनी है और ये पढ़नी है, दैट्स ऑल। बट जब हम पढ़ रहे होते तो एक्चुअली हमें पता नहीं होता कि पढ़ने के साथ साथ अगर इन बातों का ध्यान रखा जाएगा और ये बातें पता होंगी तो पढ़ाई बेटर हो पाएगी, वरना कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि हमें पढ़ना नहीं आता या मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसा नहीं होता कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा होता है कि हम कुछ स्पेशल तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिन एक्टिविटीज़ से हमारा फोकस बन ही नहीं पा रहा होता है, या फिर कुछ ऐसे वर्क कर रहे होते हैं जिनसे फोकस नहीं बन पा रहा होता। दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स वी आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम दोज पर्सन्स हु आर इंटरेस्टिंग इन स्टडी बट वी आर नॉट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हम लोग वैसा काम कर ही नहीं रहे होते जैसा वो काम कर रहे होते हैं। दैट जैसे हम मान के चले कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है और उसको पढ़ने में रुचि, तो उसका स्वभाव विनम्र रहेगा, वो एक सिग्मा मेल नहीं बन सकता। अगर आप एक सिग्मा मेल की कैटेगरी में आप उससे रुचिकर हैं और उस डायरेक्शन में दिशा दे रहे हैं तो आप स्टडीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। या तो आपको वो एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा अपना, या फिर आप स्टडीज़ में फोकस नहीं हो पाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे एटीट्यूड्स होते हैं जो हमारे अंदर हमारी या तो फैमिली या हमारी सोसाइटी के बॉर्न होने से ही हमें मिलते रहते हैं। तो जैसे ही हम ब्रोट अप होते हैं तो हमें एक ऐसा ही हमारा माइंड स्टेट बन जाता है दैट वी आर नॉट कैपेबल टू स्टडी। तो ऐसे कुछ एटीट्यूड्स हैं जो हम देखेंगे, उन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। दैट्स वाई वी विल कैपेबल टू रीड एंड वेरी वेल स्टडी, एंड आपका फोकस भी कमाल का हो जाएगा, आप लोग पढ़ने में ठीक समझ पाएंगे। तो ये जो स्टडी के गैप्स हैं, रेदर देन उस रट्टाफिकेशन से बच करके हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को समझें और वहाँ अपनी स्कूली स्टडीज़ में भी बेटर कर पाएंगे और आगे के जीवन के लिए भी एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा दैट दिस थिंग आई हैव टू फॉलो फॉर माई फ्यूचर टाइम। तो ये एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करने के लिए आपकी एजुकेशन में, आपकी लाइफ में एंड आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस में एक हेल्पफुल कोर्स रहेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कोई कोर्स सब्जेक्ट जैसा कोई कोर्स है, सब्जेक्ट नहीं है ये। डिफरेंट बुक्स के थोड़े थोड़े से आर्टिकल्स का सम ऑफ किया गया है। एक दूसरे से जो आर्टिकल्स हैं वो लिंक्ड अप नहीं है लेकिन रिलेटेड टू लाइफ हैं। मैंने फिर भी कोशिश की है कि इनको एक लिंक किया जाए और इन्हें जोड़ करके कोर्स जैसा बनाया जाए ताकि आप लोगों को एक चीज़ें एक विस्तृत रूप में समझाई जाएंगी, तो आप लोगों को ये भी रहेगा कि चीज़ समझने में आसानी है। हाँ, ये गलती मैं करता था, ये पकड़ में आ रही है, अब ये छोड़ी जाएगी तो इस चीज़ से ये वाला बेनिफिट हो जाएगा। तो देखिए समझते हैं क्या क्या एरियाज हैं जिन एरियाज में इन आर्टिकल्स को ब्रॉडअप करनी है। एक्चुअली में ये एक आर्टिकल जो है वो 30 से 40 मिनट का टाइम गेन करने वाला है, मतलब टाइम देने वाला है, और ऐसे कम से कम 150 के करीब आर्टिकल्स होंगे। यानी एक दिन में हमें 30 से 40 मिनट निकालने हैं और उन्हें समझना है एक एक करके। ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी थोड़ी बहुत एक कॉपी ले सकते हैं आप, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वही लिखा जाएंगे, पूरे आर्टिकल को नहीं लिखवाया जाएगा, जस्ट मेजर हेडलाइंस, और उन्हें मैं समझाऊंगा तो आप उन मेजर हेडलाइंस को लिख सकते हैं कि इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में है। दैट देन व्हेन यू वांट टू रिवाइज दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज। चलिए
तो इसका नाम मैंने रखा है चॉक एंड डस्टर। क्या है? फॉर सेल्फ हेल्प एंड डेवलपमेंट। मतलब सेल्फ हेल्प समझते हैं हम लोग, एक व्यक्ति को क्या होता है कि हम जिस भी समाज में या जिस भी सोसाइटी में, फैमिली में बर्थ होते हैं, उस फैमिली में ज़रूरी नहीं है कि एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हो, बढ़िया वेल डेवलपमेंट सिचुएशन फैमिली हो, लेकिन अब जैसे वो हमने बर्थ लिया उस फैमिली में, तो उस फैमिली के जो लोग होंगे, वो जो सोसाइटी में फैमिली बिलोंग करती होगी, वहीं के एट्रीब्यूट्स उस बंदे पर आएंगे। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है क्योंकि उस फैमिली में ही उस बच्चे ने जन्म लिया तो उसी फैमिली के एट्रीब्यूट्स या फिर नॉलेज उसके पास हो। बाई स्टडी ही कैन गेन आउट, सो दैट आप लोग समझ पाएँ कि हाँ, जो फैमिली में सीखा है और सोसाइटी में होता है ठीक है, लेकिन हमारी जो फैमिली है, सोसाइटी है, उससे कहीं ज़्यादा वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्ड सोसाइटीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके लेवल अप में हमें कैसे ग्रोथ करनी है ताकि हम भी एक स्टेटस लेवल मैच कर पाएँ लोगों के साथ। ऐसा ना हो कि कहीं हम ये फील कर पाएँ कि दैट वी आर जस्ट डूइंग अ लोअर लेवल, दैट वी आर नॉट मैचिंग देम। सो फैमिली का और सोसाइटी का कोई फ़र्क ना देखे उस चीज़ पर कि आपने इस फैमिली या इस सोसाइटी में बर्थ लिया है और किसी ने वेल डेवलप्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर्ड मैनर्ड सोसाइटी में जन्म लिया, तो चाइल्डहुड में आपकी वेल डेवलपमेंट में जो डिफरेंस नज़र आएगा वो डिफरेंस पूरा हो पाएगा इस कोर्स के जरिए। आपको ये फील नहीं हुआ कि यार वो अच्छा बोलता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, उसको ये नॉलेज है, मुझे ये नहीं पता, वो ये करता है, मुझे ये नहीं पता। तो आप लोगों को इस गैप को फिलफिल करने के लिए, चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे आप सिटी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो थिंकिंग एट्रीब्यूट है और आपकी जो वेल डेवलपिंग है वो ठीक से हो पाए। चलिए समझते हैं। तो ये बेसिकली मैं तो वही करता हूँ, चीज़ों को डिवाइड तोड़ तोड़ के पढ़ना। उससे क्या होता है तो चीज़ें बड़े आसानी से याद हो जाती हैं और चीज़ें बड़ी समझ में भी ठीक से आती हैं। तो मैंने फिर भी वही किया है। अच्छा, वो इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू की जाएंगी। आप ये ना समझें कि बस इंट्रोडक्शन दे के छूट गया। टाइम है 1-2 दिन, या तो कल से या परसों से आपको वो रेगुलर कर दी जाएगी, और ये मॉर्निंग में और वो इवनिंग टाइम में 2 क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। आइए, तो पहला जो कोर्स इंट्रो है वो मैंने आपको बता दिया एक्चुअली में है क्या। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, सेल्फ पहले बता देता हूँ कितने सेक्शंस हैं। ये एक्चुअली में 15 to 16 टॉपिक्स में मैंने मेजर टॉपिक्स में डिवाइड किया है, और हर एक टॉपिक के अंदर 8 to 10 आर्टिकल्स हैं। मतलब 16 आप प्रोडक्ट चैप्टर्स की तरह मान सकते हैं, और उन चैप्टर्स के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर 8 से 10 आर्टिकल हैं, और एक आर्टिकल को हम एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे। यानी मैंने बताया जैसा कि आपको करीबन 150 के करीब लेक्चर्स होंगे, जिसका एक का टाइम 30 से 40 मिनट का होने वाला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, ये आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है, तो आपको समझना है और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है दैट दिस थिंग हैज हैपेंड लाइक दैट एंड आई हैव टू डू दैट वर्क। ओके, चलिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो फर्स्ट टॉपिक है उसका मतलब क्या है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्मनिरीक्षण मतलब खुद का निरीक्षण करना, खुद को पहचानना। हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करने के लायक हूँ, और कितनी मेहनत कर सकता हूँ, बाकियों से मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। यानी अपने आप को तो मैं कम से कम समझ पाऊँ। एक्चुअली में हमारी भूल ये रहती है कि हम लोगों में ये बताएंगे कि तू ऐसा है, तू वैसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। खुद के अंदर झांकना। कभी कभी हम अकेले में बैठकर खुद से बातें करते हैं ना, उसी चीज़ को बोलते हैं क्या, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो ये समझेंगे कुछ आर्टिकल्स की मदद से एक्चुअली में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या मतलब हैं, और कैसे एक व्यक्ति सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की वजह से थोड़ा सा बाकी लोगों से डिफरेंट नज़र आ सकता है, दैट ही इज़ सेल्फ कंस्टेंट। मतलब अपने आप में एक खुश व्यक्ति है और संपूर्ण व्यक्ति है, उसको किसी की नीड नहीं रहती, दैट आई हैव टू नीड। वो खुद से खुद ही प्रेम करना सीख जाता है, मीन्स सेल्फ लविंग।
तो इन चीज़ों को समझेंगे। एक्चुअली में ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं कुछ आपको ह्यूमन फिलोसफी और कुछ बेसिक इथिक्स के दिखेंगे। जो बेसिक इथिक्स हमारी चलती है, इथिक्स सब्जेक्ट है जो हम फर्दर पढ़ते हैं, और एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट है। उन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा तालमेल मिला करके ये बनाया गया है। आइए, तो पहला जो आर्टिकल है इसमें नोइंग अवर सेल्फ बाय मीन्स ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब अपने आप का निरीक्षण सॉलिट्यूड की मदद से कैसे किया जाता है। सॉलिट्यूड मतलब कहीं आप अकेले में बैठे हो, वो चीज़ आपने देखा होगा कि जो पुराने साधु महात्मा हो गए तो जंगल में क्या करने जाते थे, वो बोलते हैं जंगल में क्या किया जाता है, ऐसे करके क्या करते हैं जंगल, कुछ नहीं, छोड़ दो। भजन करते, तपस्या की जाती ना, कुछ वैसा ही टाइप आप लोग सॉलिट्यूड में रह करके अपने साथ खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुद का निरीक्षण कर सकते हैं। दैट दिस वॉज द थिंग। आप फ्रेंड के बारे में नहीं सोच रहे होते, आप फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे होते, आप किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते, आप खुद बैठे होते हैं और समझ रहे होते हैं मैं इस दुनिया में हूँ, मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, मैं क्या हूँ, किस चीज़ से फ़र्क पड़ने वाला है, किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे किस चीज़ की टेंशन लेनी है, किस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मैं फालतू में टेंशन लेता हूँ, वो कौन सी चीज़ें हैं एक्चुअली में जो वर्कफुल हैं, मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। तो ये आप जब अकेले बैठेंगे, खुद का निरीक्षण करेंगे, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब भावात्मक ज्ञान। ये क्या होता है, आप लोग इमोशंस को समझ पाएँ, आप लोग दूसरे के भावों को समझ में आए। कोई व्यक्ति रो रहा है तो उसके साथ क्या चीज़ जुड़ी है, अगर किसी की डेथ हो गई तो आप वहाँ जाके हंस नहीं देते हैं, अगर किसी का बर्थडे चल रहा है तो आप वहाँ जाके रोने नहीं लग जाते थे कि इसका बर्थडे है। तो आप लोगों को इतनी भावुकता हो, और कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये इसी के सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो इसके अंदर हम उन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कैसे की जाती है, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या क्या पर्पजेज होते हैं, और उनसे रिलेटेड क्या क्या थिंग्स हैं जिन्हें हम बाकी चीज़ों से समझेंगे। और कैसे कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति जो अपने भावों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, उसे दिक्कत नहीं होती किसी के रोने से, तो वो कैसे किसी सामने वाले को प्रेशराइज कर सकता है कोई गलत काम करने के लिए। हाउ टू वॉक अवे फ्रॉम अ फाइट, ये हमारा थर्ड जो आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल है हाउ टू वॉक फ्रॉम ए फाइट। मतलब अक्सर हम क्या करते हैं कि हमें कहीं भी जा रहे होते हैं, किसी से भी थोड़ी सी वार्तालाप हुई, बड़ी सुस्ती रहती है, गर्मी रहती है, यंग एज में तो बहुत ज़्यादा रहती है, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल देते हो तो क्या कर रहा है, फलाना तोड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा है ना, ऐसा। तो मतलब थोड़ी सी बात के पीछे ही हम झगड़ने लग जाते हैं। वहीं हम थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं और उस पेशेंस का यूज करके उस जो फाइट में हम अपना 1 से 1.5 घंटा और अपनी पीस यानी शांति को, जो मेंटल पीस थी हमारी, उसको खोने से बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा समझा सकते हैं, और दैट रिलेवेंसी, वो बात वही की वही ख़त्म हो जाएगी। और कैसे किया जाएगा और थोड़ा सा हम समझेंगे। तो उस फाइट में फंसने की जगह, देखिए एक मैं बड़े एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते से निकल के जा रहे हैं और एक सुअर है जो मस्त अपने कीचड़ में नहा रहा है, और आपने बिल्कुल सूट बूट में अपने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के आप अपनी कहीं पार्टी में जा रहे हैं। आप बड़े खुश थे और सुअर ने ऐसे करके वहाँ पानी से, कीचड़ से अपनी पूँछ घुमाई, आपके कपड़े पर छींट आ गई। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन थे। आपके पास 2 ऑप्शंस क्या थे, आपके पास 2 ऑप्शंस ये थे कि एक तो आप उस छींटे को ऐसे करके थोड़ा सा साफ करें, उसे थोड़ा सा मैनेज करें, दैट ओके चल ठीक है, हो गया तो हो गया, और अपने रास्ते निकल जाएं। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप गुस्सा दिखाएं और चल आज तुझे ही पहले देख लेता हूँ, और सुअर से बदला लेने के लिए तैयार हो जाएं, और आप भी कीचड़ में कूद जाएं। तो एक हम एक्चुअली में यही कर रहे होते हैं, कीचड़ में कूदने वाला काम कर रहे होते हैं। किसी ने हमसे थोड़ा कुछ बोला तो हम भी उसी के जैसे बनने चले जाते हैं, उस कीचड़ में कूदने चले जाते हैं। तो हमें वो फाइट नहीं करनी होती,
उस फाइट के जो थोड़ी सी बात थी उसको वहीं झड़ा के आगे निकलना इज बेटर। कैसे करना है वो आगे समझेंगे। विनिंग विदाउट फाइटिंग, विनिंग विदाउट फाइटिंग ये भी सीखा जाता है। विनिंग विदाउट फाइटिंग मतलब इसी को बोलते हैं आपने बिना लड़ाई किए ही जीत ली, जीत पा ली। जरूरी नहीं होता कि सारी लड़ाइयाँ अस्त्रों शस्त्रों से ही जीती जाएं, कुछ लड़ाइयाँ स्वाभाविकतम होती हैं जहाँ आप हार कर भी जीत का अभाव समझ पाएंगे। ये थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड बातें हैं तो आपको थोड़ी सी हवाई लग रही होंगी, लेकिन ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करें कि हम बिना फाइट किए भी जीत सकते हैं। कुछ इसी तरीके के टॉपिक्स की लिस्ट है जो मैंने आर्टिकल्स में डिवाइड कर दिए हैं। 1 to 10 आर्टिकल्स हैं और इन आर्टिकल्स में भी सब टॉपिक्स हैं, तो एक आर्टिकल को एक दिन में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारा है कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। कम्युनिकेशंस जैसे बातचीत करना, बातचीत के दौरान भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल बोल देना आसान है लेकिन इसको स्टडी करना एक ब्रॉडर टॉपिक है। कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप में है। और सोशल स्किल्स मतलब एक सामाजिकता, आप लोग सोशल होना सीख जाते हैं। सोशल मतलब आपको समाज में कैसे रहना है, रिस्पेक्टिव रहना है, वुमेंस की रिस्पेक्ट करनी है, मेंस की रिस्पेक्ट करनी है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, और किसको क्या कैसे अनुग्रहित करना है, क्या सम्मान देना है। तो इन चीज़ों की स्किल्स होती हैं सो दैट यू कैन बी अ बेटर पर्सन इन दी सोसाइटी। और मुझे लगता है कि हम जिंदगी में कुछ बने ना बने, एक कायदे का इंसान जरूर बने। तो मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, जैसे ये कम्युनिकेशन की एक मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं ताकि आपको बस एक ब्रॉडर मीनिंग मिल जाए इस पूरे सिलेबस की, वरना ये बहुत बड़ा है, इसे ऐसे बताना उचित नहीं है। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है, जब भी हम किसी से समझौता कर रहे होते हैं तो उस समझौते में क्या अपना बेनिफिट है, कैसे चतुराई से उस बेनिफिट के लिए बातें की जाएं, और क्या क्या ऐसी बातें हैं जैसे आपको कभी आंख में लानी है, हैंडशेक कैसे करना है, उसमें मजबूती होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, सामने वाले को आपको एक भरोसा आना चाहिए दैट ये मतलब ठीक बात बोल रहा है, इसमें ट्रस्ट किया जा सकता है। तो वो नेगोशिएटिंग, आप कोई भी डील ठीक से कैसे अचीव कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन एक बड़े लेवल पर मैटर करती है। अगर आप कहीं भी किसी भी मीटिंग है, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप स्टेज पर बोल रहे हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो मैटर करता है कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो तो एक गुड आइडिया है। तो ये नेगोशिएशन में आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्राफ्टिंग अ यूनिक आइडेंटिटी इन अ क्राउडेड डिजिटल स्पेस। आप अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की भीड़ में अब आप अलग कैसे देखेंगे, उस अलग देखने के लिए। और अब तो डिजिटल है, मान लीजिए आप यूट्यूब चला रहे हैं या फिर कोई भी ऐप चला रहे हैं जिस पर आपको अपना यूनिक दिखाना, दैट आई एम द यूनिक पर्सन, यू कैन फॉलो मी फॉर दिस थिंग। तो आपको कुछ अलग तो होना चाहिए ना, जिससे लोग आपके पास फोकस्ड हैं। तो वो चीज़ कैसे की जा सकती है और आपके अंदर क्या स्पेशलिटी है, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो आप लोग उससे डिफरेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लोग अलग हैं, इस चीज़ को दिखा पाना, एक भीड़ में रेड मार्क की तरह दिख पाना। कैसे होगा वो हम इस आर्टिकल के दौरान समझेंगे। कॉम्बेटिंग सोशल मीडिया एंजाइटी, मतलब जेन जी के ज़माने में सोशल मीडिया का थोड़ा सा कुप ज़्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया एक बड़ी डिस्टर्बेंस से निकल रही है, लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशंस एंड बहुत सारी बीमारियां जो किसी एक्सीडेंट से भी बड़ी हो सकती हैं, हार्ट ब्रेक्स इटीसी। तो इन चीज़ों से कैसे कॉम्बैट करना है, कितना सोशल मीडिया का क्या मतलब है, हमारी लाइफ में क्या मायने हैं सोशल मीडिया के, और किस लेवल पर यूज़ करनी है, उसके भी कुछ इंस्टिंग्विशेस हैं। तो उन चीज़ों की बात हम करेंगे कि आप लोग सोशल मीडिया को यूज करें, आपको सोशल मीडिया यूज ना करने लग जाए, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, ना कि जो थी उससे भी डिस्कम्फर्ट लेवल में चले जाएं। और नेक्स्ट है हाउ टू कांस्टेंट कनेक्टिविटी इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ, और अपनी मेंटल हेल्थ को रखें। जैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय, मोस्ट ऑफ द यूपीएससी की तैयारी करते समय मेंटल हेल्थ का बड़ा
क्योंकि सिलेबस वाइड होता है, 2 से 3 साल का सिलेबस भी होता है तैयारी के दौरान। कुछ बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, उन पे भी एक मेंटल प्रेशर आ रहा होता है, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में एक बना रखी है हवा की दैट यूपीएससी इज़ अ थिंग दैट यू कैन बी अ गॉड लाइक थिंग, कि आप मतलब अगर आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया दैट यू बी अ गॉड, ऐसा एक हवा है। तो एक प्रेशर क्रिएट रहता है एंड बच्चा अकेले में लगा है पढ़ने में, और उस मामले में ये चीज़ें कैसे हैंडल करनी आती, कैसे किसी प्रेशर को हैंडल किया जाना है, स्टडीज़ का कितना प्रेशर लेना है और ये कितनी बस इम्पोर्टेंट है, और स्टडीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उन चीज़ों को हम समझेंगे। तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन। आपके खुद के अंदर से एक मोटिवेशन होना चाहिए, आपके खुद के अंदर एक जुनून टाइप होना चाहिए दैट मुझे ये वर्क करना है, तो मैं इसके लिए इतने बजे उठ सकता हूँ, इतने बजे मेहनत कर सकता हूँ, और ये मेरा मुझे करना ही करना है, तो इसके लिए क्या बहाना बनाना है। तो आपके अंदर इतना एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। तो सेल्फ मोटिवेशन के अंदर भी कुछ ऐसे ही आर्टिकल्स हैं 8 से 10 जिन्हें हम पढ़ेंगे। कुछ इनमें से मैंने लिख रखे हैं। हाउ टू रिबिल्ड ट्रस्ट इन योर ओन जजमेंट। रिबिल्ड ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, कभी कभी हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। जैसे हमने कोई काम किया, एक बार किया वो नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तीसरी बार किया नहीं हुआ, तो हमें ऐसा लगता है दैट वी आर नॉट कैपेबल टू डू दिस, कि हम इसे करने में सक्षम ही नहीं है, इसे छोड़ देना इज बेटर। तो अपने अंदर आपको इतना मोटिवेशन हो दैट आप अपने आप को ये समझा सकें, नहीं, रुकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और इसको फिर चौथी बार अटैम्प्ट करेंगे, दैट दिस विल हैपन डेफिनेटली। तो आपके अंदर ये मोटिवेशन हो, आप दुनिया की बकवास को डिनाई कर सकें और अपने आप पर भरोसा करके फिर उस काम को चौथी बार कर पा रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। आप हार नहीं मानते हैं खुद से, खुद को समझा पाते हैं। लोग आपके खिलाफ होते हैं तो उनसे आप लड़ पाते हैं दैट यू आर रॉन्ग, आई एम राइट एंड आई विल डू दिस वर्क। ये है हाउ स्मॉल एक्शंस लीड टू बिग रिजल्ट्स। और छोटे छोटे फैसले ही और छोटी छोटी चीज़ें ही मिलकर एक बड़ा रिजल्ट देती हैं। तो ये कुछ उस तरीके का इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे, कैसे इम्पैक्ट रहती है कि छोटी छोटी, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो वाली बात। हाउ टू डेवलप पेशेंस इन अ वर्ल्ड दैट क्रेव्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस। अब चक्कर क्या रहता है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस मतलब इंस्टेंट प्लेजर टाइप थिंग्स। कोई हमारी तारीफ कर दे, हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत भी कुछ किया तो हमारी तारीफ के लिए हम भूखे रहते हैं और बिना कुछ किए। पेशेंस हमारे टाइम में और ज़्यादा ख़त्म हो गया। जैसे रील्स हम लोग देखते हैं तो रील्स में क्या होता है, हर रील्स में एक इन्फॉर्मेशन होती है और सोशल मीडिया की रील्स में इतनी इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट होती है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है दैट विच थिंग आई हैव टू रिवॉल्व, कि मुझे कौन सी चीज़ें याद रखनी है और कौन सी चीज़ें भूलनी है। क्योंकि हर रील में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं, स्क्रॉल देखी स्क्रॉल, और दिमाग के पास वो इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है। अब दिमाग कंफ्यूज है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है दिमाग के अंदर और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है। अब ये आपने जो पढ़ा था वो भी उसी दिमाग में है, आपने जो रील देखी वो भी इस दिमाग में, तो दिमाग को पता ही नहीं चल रहा है, दिमाग कंफ्यूज है कि एक्चुअली में स्टोर क्या करना है, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली हमारे दिमाग के भी कुछ हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स, कॉन्फ्रंटल ब्रेन। तो हर ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ब्रेन के ऐसे पार्ट होते हैं जो सेग्रीगेट करते हैं दैट ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, और ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद नहीं रखनी है। लेकिन हम रील्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग को दे रहे होते हैं रील्स के थ्रू, तो दिमाग कंफ्यूज होता है, तो इससे बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो आप डिनाई कर सकते हैं रील्स को देखना। वहीं आप उसकी जगह अगर आप डिस्टर्ब हैं और आपका कुछ इंटरटेनिंग करने का मन है तो आप मूवी दे सकते हैं, उसमें आपको एक मैसेज मिलेगा, उस क्लियर पर्सपेक्टिव मैसेज से आपको एक तो आपका 1-2 घंटे में आपको एक ब्रॉडर पिक्चर समझ में आएगी, एक उसका सेंस निकलेगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा उस चीज़ से। तो आप रील्स की जगह वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। मेंटल हेल्थ यहाँ पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपका ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रहा होता और आप रील्स देख देख करके, गाने सुन सुन करके, हैवी वाले उन रील्स के साथ बड़े जुनूनी हो जाते हैं, लेकिन वो आपने एक्चुअल वर्क तो जीरो है, आपने जो वर्क किया वो जीरो, लेकिन आपने रील्स देख देख के अपने आप को जो अंदर से मोटिवेट कर दिया और आपको इतनी जानकारी पता है लेकिन वो जानकारी किसी काम की नहीं है, इस वजह से आप लोग डिप्रेशन एंजाइटी का फेस करते हैं।
लाइफ स्टाइल चॉइसेस। अब लाइफ स्टाइल चॉइस हम करना तो चाहते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल चॉइसेस हमारे हाथ में थोड़ी होती है। जैसे मैं समझाता हूँ लाइफ स्टाइल चॉइसेस क्या होता है। जैसे पर्टिकुलरली है हर व्यक्ति के करियर और फैमिली से उसकी लाइफ स्टाइल चॉइस हो जाती है। जैसे कौन सा व्यक्ति किस फैमिली में बर्थ लेता है और उस फैमिली में बर्थ लेने के बाद उसने किस करियर को चूज किया है, उस करियर के हिसाब से उसकी लाइफ स्टाइल डिसाइड हो जाती है। जैसे किसी बिग फैमिली में किसी ने कोई लड़का है या कोई लड़की है जो एक्टर या एक्ट्रेस बन रहा है, तो उनके कुछ अलग होंगे। उन्हें ब्यूटी, हेल्थ, फिजिकलनेस, उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एक्टिंग को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा ताकि लोग उन्हें फैन फॉलोइंग बढ़े और ताकि उन्हें पिक्चर मूवीज़ में वर्क मिल पाए। वहीं एक टीचर का काम होगा तो उसे थोड़ा सा डिसेंट दिखना पड़ेगा, एक अच्छा दिखना पड़ेगा, एक समाज सुधारक टाइप में दिखना पड़ेगा। तो उसके कुछ अपने अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपने अगर एक लोअर फैमिली में, एक गांव की फैमिली में जन्म लिया, तो उस फैमिली के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ क्लॉथिंग स्टाइल्स होंगे कि आप लोग ये कपड़े पहनेंगे, आप लोग वो कपड़े पहनेंगे, आप लोग ऐसा काम कर सकते हैं, आप लोग यहाँ जा सकते हैं, आप लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं। और अगर आप किसी सिटी एरिया की फैमिली में डिवाइड होते हैं और वहाँ से कोई करियर चूज करते हैं, तो लाइफ स्टाइल हमारी कैसे चूज होती है और उसके क्या क्या मायने हैं। या तो आपने आपकी करियर और आपका फैमिली, और फिर उस फैमिली की बाद भी आपने कहाँ किस सोसाइटी में हैं आप, वो चीज़। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल को डिसाइड कर देती हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल किस तरीके की है और किस तरीके की रह सकती है। फिर हम समझेंगे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया ये 3-4 फैक्टर होते हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल को डिसाइड करते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझेंगे। उसके बाद हाउ टू चूज ए लाइफ स्टाइल दैट यू वांट। आप लोगों को किस तरीके की लाइफ स्टाइल चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। एक्चुअली में कहीं ऐसा तो नहीं कि बस आप सोच के बैठे हो और वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही हो कि यार मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा करना है, और फिर आप पहुंचे तो वहाँ लगा कि यार ये चीज़ बकवास चीज़ है, इससे तो बढ़िया हम अपने घर ही। वो कह देना कि ये दुनिया एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो माटी और जो ना मिला वो सोना है। तो जब तक हम किसी चीज़ को पाते नहीं है या जब तक हमें मिलती नहीं है, तब तक हम उसके लिए बड़े प्रोत्साहित रहते हैं कि हमें यार वो चीज़ होती मेरे पास थोड़ा अच्छा। और जब वो चीज़ आ जाती है तो हमें लगता है कि कुछ स्पेशल नहीं है, ये भी चीज़ वैसे ही है बाकियों की तरह। तो इस चीज़ का एक महत्व है। आगे है टूडेज फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। तो क्या है, हर एक टाइम पीरियड के बाद फैमिलीज और उनकी रिलेशनशिप्स, जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम ज़्यादा चलता था, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। तो फैमिलीज में क्या डिस्टर्बेंस होती है। अब रिलेशंस में भी थोड़ा सा सोशल मीडिया से थोड़ी सी डिमलेंस ज़्यादा बढ़ गई है, रिलेशनशिप्स भी स्टेबल नहीं हो पा रही हैं कि ये शादी है तो ये शादी परमानेंट है, दैट डजंट मीन वो टूट भी सकती है, वैसा है। क्योंकि सोशल मीडिया से रिलेशनशिप्स में और आज ह्यूमन इमोशंस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ह्यूमन इमोशंस स्टेबल नहीं हो पा रहे, दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज थिंकिंग इन अ सेम इमोशन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नॉट पॉसिबल। एक रील कोई आई, उसने ये वाली रील देखी, अरे यार इसमें बड़ा ठीक है, और एक कोई रील आई इसमें बड़ा दबंग गाना लगा, तो उसके इमोशंस बड़े हैवी वाले हो जाते हैं। तो इमोशंस का भी एक गिमलेंस चल रहा है, इमोशंस भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू मोर एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया। तो उसका क्या इम्पैक्ट है वो हम देखेंगे। अचीविंग मेंटल टफनेस, हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो फिर हम समझेंगे कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सदैव अच्छी ही चलती रहती है। तो जब आपकी लाइफ में एक हार्ड समय आए, डिफ़िकल्ट टाइम आए, तो उस डिफ़िकल्ट टाइम के लिए आप अपने लिए टफ हो पाएँ, अपने लिए स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रह पाएँ और मजबूती से अपने आप को हैंडल कर पाएँ कि मैं संभाल लूँगा। जैसे किसी रिलेटिव की या फिर अपने फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, तो आप लोग वहाँ कैसे झेल रहे हैं, या फिर आपके बिजनेस में या फिर आपकी जो भी करियर है उसमें कोई दिक्कत होती है, तो आप वहाँ उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आप स्ट्रांग हो, रो ना दें, संभालें, दैट आई कैन हैंडल इट, उसको संभाल पाएँ। तो ये चीज़
कैसे की जाएगी और इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स वो देखेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स फॉर पर्सनल ग्रोथ। और अगर आप एक मैरिड लाइफ में हैं या आपका कोई पार्टनर है तो उसके साथ क्या ऐसी आपकी अकाउंटेबिलिटी है, क्या आप लोग अकाउंटेबल हैं एक दूसरे को बताने के लिए और अपनी ग्रोथ को साथ में ले चल सकते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को लेकर के। तो ये चीज़ें कैसे की जाती हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। डेवलपिंग हेल्थी रिलेशन, न्यूट्रिंग कनेक्शंस दैट मैटर्स। डेवलपिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स, न्यूट्रिंग कनेक्शंस दैट मैटर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमें उन रिलेशनशिप्स को न्यूट्रिंग करना पड़ेगा, मतलब उन्हें न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स देने से मतलब ये नहीं कि आप खाना दे रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब आपको जो रिलेशंस आपकी लाइफ में मैटर करती हैं उन रिलेशनशिप्स की आपको केयर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा जिससे वो रिलेशनशिप्स ठीक से चलें। उन्हें न्यूट्रल टाइम टू टाइम उन्हें पूछना होगा, बातचीत करनी होगी, केयर करनी होगी, तो रिलेशनशिप्स ठीक से चलेंगी। और इसी को बोलते हैं न्यूट्रिंग करना, मतलब पोषण देना। ऐसा नहीं है कि आपका कोई किसी से रिश्ता है और आप उसको आपकी उससे बात नहीं हुई, साल हो गए, महीने हो गए, और तो ये चीज़ आप कैसे हैंडल की जाती है, कैसे न्यूट्रिंग किया जाता है रिलेशनशिप्स को। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को न्यूट्रिल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे आप बच सकते हैं। तो इनके लिए हम यहाँ देखेंगे। और इफेक्टिव, ये इसके अंदर एक और है आर्टिकल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होंगी तो भी आप लोग एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाएंगे। कैसे बनेंगे, क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। 6 टॉपिक है हमारा हेल्थ। इस हेल्थ टॉपिक में भी हमारे 8 से 10 टॉपिक्स यानी आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। कुछ मैंने लिख रखे, वेपिंग एंड ई सिगरेट्स, द हेल्थ रिस्क जनरेशन जी सुनो। पहला आर्टिकल का नाम जो है हमारा वेपिंग। ई सिगरेट्स क्या होती हैं? ई सिगरेट्स वही होती हैं जो कहीं ना कहीं से हम, एक तो हेल्थ में वही है कि हम कोई पान मसाला, धूम्रपान, तो वो वाला तो नहीं ई सिगरेट्स, लेकिन वो भी इसमें मैटर करता है कि आपकी हेल्थ उससे भी ख़राब होती है। डाइटिंग क्या लेनी है आपको, डाइटिंग के क्या मायने हैं, कितनी स्लीप लेनी है, स्लीप का क्या मायना है, तो इस तरीके के टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं। और ई सिगरेट्स का मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे आगे। द कनेक्शंस बिटवीन गट हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। गट हेल्थ क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा कि तेरे अंदर गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है। और मेंटल हेल्थ कैसी है, तो हम समझेंगे कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, आपकी बॉडी की क्या फिजिकल फिटनेस है, क्या हेल्थ है और क्या क्या चीज़ें रहने वाली। तो इसके अंदर ये भी जो भी आर्टिकल्स होंगे वो आप लोगों की हेल्थ को डिटरमाइन करके दिखाएंगे कि ये चीज़, यस दिस थिंग इज वुड बी द इम्पोर्टेंट थिंग। आइए टॉपिक नंबर 7 जिसका नाम रखा है कि करियर। इस करियर रिलेटेड, करियर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। किस तरीके का करियर, दैट एक्टिंग, टीचिंग, फोर्स, आर्म फोर्सेस, सोशल वर्क्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रेलवेज, एनटीपीसी वगैरह, एंड जो भी अदर करियर ऑप्शंस हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड उधर आप कंप्यूटर साइंस में आ जाइए तो उधर भी होते हैं आपके। हायर एजुकेशन पर चले जाइए, एमबीए, बीए, मैनेजमेंट, फॉरेंसिक लैब्स, लेबोरेटरीज, ईटीसी। तो किस किस तरह के करियर हैं और किस किस करियर के लिए क्या क्या अप्रोचेस हैं, क्या क्या पढ़ाई है और थोड़ा सा कैसे उन्हें हम अप्रोच कर सकते हैं और कितना उन चीज़ों का प्रेशर रहता है, इस चीज़ को समझेंगे। बाय ब्रेकिंग आउट योर कंफर्ट जोन इज द की टू ग्रोथ। मतलब आप कोई भी चीज़ अपने करियर में करना चाहते हैं तो पहले तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तो ये पहले आर्टिकल में बताया गया है। पहले आर्टिकल के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये चाह है कि मुझे उस पर्टिकुलर करियर को फोकस करना है तो आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी, आपको अपना काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से करना पड़ेगा, तो आपको जरूर ग्रोथ दिखेगी।
ये हम पढ़ेंगे क्या होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। और लर्निंग, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। बोलते हैं ना कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा सीखना है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, वो हम समझेंगे। हमेशा सीखते रहना, जरूरी नहीं कि किताबों से सीख जाए, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि आप लोग खुश रह पाएँ, क्योंकि जहाँ रुकावट वहाँ दुख। आइए, हमेशा सीखते रहना है। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा खेल है। वरना आप लोगों को ऐसे लगेगा मेरे पास टाइम नहीं है, उसी वही टाइम सभी लोगों के पास होता है, लेकिन कुछ लोग टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग हमेशा ही बोलते रहते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास। तो चलिए, उस टाइम नहीं का जवाब इसमें मिलेगा हमें कि टाइम है, कुछ कर सकते हैं। पहला इसके अंदर जो आर्टिकल्स है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अनप्लगिंग एंड टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। अनप्लगिंग, टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। आप अपनी टेक्नोलॉजी से टाइम बचा सकते हैं। मीन्स आप अपनी इंस्टाग्राम को कम स्क्रॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप को हटा सकते हैं, फेसबुक को हटा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। यहाँ से बचा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट फॉर द बिजी एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपकी बिजी लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, आपको अपने काम से फुर्सत नहीं मिल रही, फैमिली के टाइम नहीं निकाल पा रहे, उस चीज़ के लिए क्या करना है, उस चीज़ के लिए कैसे, इस आर्टिकल में समझेंगे। टाइम मैनेजमेंट फॉर जेन जी, बैलेंसिंग स्कूल वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ। और जेन जी जो लोग 1997 से 2013 में बर्थ लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए स्कूल को कैसे बैलेंस करना है, अपना काम भी करना है और पर्सनल लाइफ भी देखनी है, खेलना भी है। तो ये चीज़ें कैसे बैलेंस की जाती हैं, उन चीज़ों के लिए भी हम देखेंगे। अब बात कर लेते हैं वर्क और लाइफ बैलेंस की। अपने काम और जीवन को कैसे बैलेंस में लाया जाए, दैट हमारा काम भी ठीक से चलता रहे और जीवन में भी कोई समस्या ना आए, मतलब काम में भी ग्रोथ होती रहे। तो इंटीग्रिटी इनटू पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ मतलब जो वर्क लाइफ है, वो वाली लाइफ जिसमें आप काम करते हैं, उन दोनों को इंटीग्रेट कर पाएँ, उन दोनों को जोड़ कैसे पाएँ, दैट दोनों में एक तालमेल बना रहे, तो हम समझेंगे वो इस आर्टिकल के अंदर। हाउ टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एट होम एंड एट वर्क। आप अपनी माइंडफुलनेस, आप अपने घर पर अपने काम पर कैसे फोकस कर सकते हैं, दैट यू इफ़ यू आर डूइंग योर होम, if you are doing your work at your home, that how can how you can be mindful at your work at home। तो वो हम समझेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। ये तीसरा है हाउ टू रिमूव डिस्टर्बेंस व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम। और घर पर काम करते समय अपने काम में डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे एक बढ़िया फोकस बना सकते हैं घर से भी काम करें तो, ऑफिस वर्क ना कर रहे हैं। एजुकेशन का क्या बड़ा रोल प्ले है, वो हम इन टॉपिक्स में समझेंगे। इनमें भी एक 8 से 10 आर्टिकल्स का एक सेक्शन है। स्टेइंग अपडेटेड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। तो हमेशा आपको नए नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना है कि कोई नई चीज़ मार्केट में आई और आपने फटाक से वो सीख ली, तो आप बाकी लोगों से ग्रोथ में आगे रहेंगे। आपको एक नई चीज़ पता है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। Embracing change, adapting, thriving in rapidly evolving world। क्या होता है, इतनी रफ्तार से चीज़ें बदल रही हैं और इतनी रफ्तार से चेंजेस आ रहे हैं, तो आप लोग कैपेबल हों उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, दैट हाँ ये चीज़ ऐसे हैपन हो रही है, ठीक है मैं सीखता हूँ, समझता हूँ, उस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ ठीक है मैं भी करता हूँ इसका यूज़। आप लोग उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएँ, मान पाएँ, तो वो चीज़ भी एक एजुकेशन के अंदर। और क्या पढ़ाई है, क्या मतलब है, तो डिफरेंट आर्टिकल्स की मदद से हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। ईजी एंड इफिशियंट वेज टू गेन नॉलेज। और नॉलेज गेन करने का क्या ईजीएस्ट और इफिशियंट, जिसमें आप कम टाइम में आप एक ठीक से एक बढ़िया नॉलेज गेन कर पाएँ, दैट कि हाँ कि मैंने पढ़ाई की है, आपको एक भरोसा हो, बिलीव हो कि हाँ मुझे आता है। तो वो चीज़ कैसे करेंगे वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर समझेंगे। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है कि मैं खुद में एक ठीक व्यक्ति हूँ, एक ठीक ताकत रखता हूँ अपने अंदर,
मजबूत हूँ अंदर से कि हाँ मुझे ये दृढ़ निश्चय संकल्पी हूँ कि मैंने ये काम ठाना है कि मुझे ये काम करना है, तो मैं उस चीज़ को कर पाता हूँ। तो सेल्फ स्टीम मेरे अंदर है इतनी, मैं चीज़ों को डिले नहीं करता, डिनाई नहीं करता, हमेशा चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करता। तो इतनी सेल्फ स्टीम अपने अंदर हो वो बहुत ज़रूरी है काम को फोकस्ड करने के लिए। आपने कोई डिसिप्लिन बनाया, आप उसको डेली का काम डेली निपटा पा रहे हैं, इतनी सेल्फ स्टीम हो। तो उस चीज़ को कैसे बनाते हैं? द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेंटल हेल्थ एंड सक्सेस। तो मेंटल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, सक्सेस का मेंटल हेल्थ से बड़ा रोल है, उस चीज़ को समझेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। हाउ टू कल्टिवेट ऑप्टिज्म इन अ मैसिव मिस्टेक वर्ल्ड। और इस निराशा भरे दुनिया में, इस संसार में एक आशा की उम्मीद, एक क्रेड को कैसे जगा के रखें अपने अंदर, दैट कि हाँ हमसे होगा। क्योंकि ये बताने वाले आपको बहुत हैं कि आपसे नहीं होगा। आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिसे लगता है कि हाँ मुझसे होगा, और कम से कम होना चाहिए कि आपको तो लगता हो कि हाँ मैं करूँगा। आप ये ना बोलें कि मुझसे नहीं हुआ, आप तो बोलें ही कम से कम कि हाँ मुझसे होगा। चलिए कुछ लाइफ लेसन्स हैं, कुछ लाइफ लेसन्स यहाँ पर मैंने बुद्धा के लिए हैं जो आपने पढ़े हों। लाइफ एंड इट्स मीनिंग ऑफ परमानेंसी। एक्चुअली में लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ परमानेंट है या लाइफ टेम्परेरी बेसिस पे चलती है? एक्चुअली में लाइफ टेम्परेरी बेसिस पे चलती है, एक दिन सबको दुनिया छोड़नी होती है। तो अपने आप को ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत होती नहीं है, करियर नहीं है, ग्रोथ नहीं है, खुश रहना चाहिए। आइए तो वो सारी टॉपिक्स हम इसी चीज़ में समझेंगे, क्या बुद्धा की आइडियोलॉजीज़ हैं और क्या कबीर की हैं। थोड़ी सी हम इधर लाइफ लेसन्स की तरफ में जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल जाएंगे, धार्मिक रूप में जाएंगे, थोड़ी सी गीता वीता की बात है, थोड़ी सी उधर के आर्टिकल्स हैं, तो आप लोग समझ पाएंगे इधर। मनी एंड इन्वेस्टमेंट से क्या है, जैसे हम बचपन से ही अपनी पिगी बैंक यानी जो गुल्लक होती है उसमें ही इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं ताकि ज़िंदगी में आगे कोई काम आ जाए, है ना। तो फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, आप लोग फाइनेंस के लिए भी लिटरेट हो, मतलब शिक्षित हो, आप लोगों को फाइनेंस की समझ हो, क्या पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है। क्योंकि पैसे के बिना भी जीवन ठीक नहीं चलने वाला। इमोशंस को संभाल लोगे, रिलेशंस को संभाल लोगे, लेकिन सारी चीज़ों के लिए पैसा भी जरूरी है। आइए अब बात करते हैं पैसे की। तो आपके पास इतनी मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि आप लोग मैनेज कर पाएँ चीज़ों को, मनी को एक ढंग से एफडी में लगा पाएँ, किसी इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो ये इतनी समझ हो कि पैसे का आप बैलेंस बना पाएँ, फाइनेंशियली फ्री रह पाएँ। स्मार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंटिंग स्टडीज। और कुछ इन्वेस्टमेंटिंग और सेविंग्स की स्टडीज़ को देखेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये भी कोई है ना, ग्रो कुछ ऐप्स चल रहे हैं जिन पर सेविंग की जाती है, क्या फ्रॉड है, उन चीज़ों को समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग डेब्ट फॉर फाइनेंशियल वेलबींग। और हम समझेंगे डेब्ट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, और फाइनेंशियल वेलबींग थोड़ा सा उधर टाइप का है। जैसे आपने किसी जिन बच्चों ने कॉमर्स ली होगी या बिजनेस लिया होगा तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये टॉपिक उधर से है। 11th का एक्चुअली में जो बिजनेस है, बिजनेस सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से मैंने ये आर्टिकल्स उठाए। आइए ये हैं सक्सेस टिप्स। तो सक्सेस टिप्स तो एक्चुअली में ये सारी हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। हाउ टू स्टे हम्बल व्हाइल स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस। तो हमेशा हम्बल रहिए, थोड़े से नरम स्वभाव के रहिए। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, बार बार नाकामी मिल रही है, तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में नहीं आ जाना, चिल्लम चिल्ली नहीं करनी होती है, शांत रहना होता है। एक दिन ज़रूर होगा, आप लोग अपने आप को हम्बल रख पाएँ, एक ठीक शांत व्यवहार में चल पाएँ। घबराएं ना, घबराएंगे तो कुछ ना कुछ गलत कर बैठेंगे अपने साथ या फिर किसी और के साथ, अपने आप को भी हार्म कर सकते हो आप इंस्टेंट प्रेशर में कि हाँ यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो यही होता है कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं टू मच प्रेशर के दौरान। तो आप लोग उस चीज़ से बच पाएँ, वो हम इस चीज़ के अंदर समझ लेंगे। ये भी 8 से 10 आर्टिकल्स हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ज़्यादा हो रहा है। आइए द मीनिंग्स ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट इन टूडेज लाइफ। तो फन का और एंटरटेनमेंट का क्या मीनिंग है हमारी लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट है, और लाइफ के साथ कितना बैलेंस बनाना चाहिए, इसका वो समझेंगे
इन आर्टिकल्स के अंदर। और एक्चुअली में सारा दिन फन और एंटरटेनमेंट से ही लाइफ ठीक चलती है या सारा दिन वर्क से ही लाइफ ठीक चलती है? तो इस चीज़ का भी एक बैलेंस है कि आप अपनी लाइफ में फन और एंटरटेनमेंट के साथ ग्रोथ और अपने बाकी कामों को भी मैनेज कर पाएँ। तो कैसे करेंगे वो सब देखेंगे। फोस्टरिंग क्रिएटिविटी इन एवरीडे लाइफ। तो अपनी एवरीडे लाइफ में आप लोग क्रिएटिव रह पाएँ। मतलब आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तो आप लोगों ने क्या किया, मन नहीं लग रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। आप बैट बॉल उठा सकते हैं, उनसे खेल सकते हैं। आप लोग बैडमिंटन खेल सकते हैं, थोड़ी सी टहलने जा सकते हैं बाहर। मतलब आप कोई भी फिजिकल वर्क कर सकते हैं, तो क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। या फिर आप कहीं वैसे काम में बिजी, तो आप एक आर्ट पेंटिंग कर सकते हैं। आपको अगर पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो ये क्रिएटिव वर्क है। मतलब आप अपने आप को रचनात्मक बना सकते हैं। ड्रॉ करना, मैप्स बनाना, यूटीसी। एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज टू एक्सप्लोर ऑफलाइन। मैंने जो बताया, ऑफलाइन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जहां आप अपने फ़ोन को साइड में रखें और कोई भी काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, रेस कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टॉक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ ग्लिम्पिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि टीन एज चेंजेस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। तो जैसे ही टीन एज आती है तो बॉडी में क्या हार्मोन्स का एवोल्यूशन होता है और ग्रोथ जो होती है बॉडी में, उसमें क्या क्या चेंजेस रहते हैं और उन चीज़ों को कैसे वो चीज़ आपको इम्पैक्ट कर सकती है एक बड़े लेवल पर, आपकी लाइफ को थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल पर चेंज आउट कर सकती है। क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज होती है जहाँ पर हम लोग कैपेबल नहीं हो पाते सही से चलने में। क्योंकि हम लोगों को जो चीज़ सही लग रही होती है वो गलत होती है, जो गलत होती है वो सही लग रही होती है, और सारा मज़ा गलत चीज़ों में ही आ रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लाइफ को बचा कर निकल जाएँ, तो ये एक बड़ा झटका होता है टीनेज, जहाँ आप लोग समझ के चलें। आइए, रिलेशनशिप बिफोर मैरिड एंड करियर। तो क्या रिलेशनशिप्स बिफोर यानी शादी से पहले की रिलेशनशिप्स यानी GFP वाले सिस्टम से हम बचेंगे क्या? एक ठीक ठाक सिस्टम क्या मायने हैं, क्या ठीक है, या मॉडर्न कल्चर जो हमने अडॉप्ट कर लिया है उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, या फिर ओनली डिमोटिवेट नुकसान सी हैं केवल। तो वो चीज़ हमें इसमें इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में समझेंगे। तो ये है आपका एक, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, एक ब्रॉडर पिक्चर आपको दे दी है कि इस कोर्स के थ्रू हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एक्चुअली में हम पूरी दुनियादारी को समझ जाएंगे, और मेरे पास जितनी भी अब तक की नॉलेज है मैं कोशिश करूँगा कि सारी आपके साथ शेयर की जाए, और जितने भी आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, जो चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। इथिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी का इसमें मेजर सेक्शंस रहेंगे, तो उन्हें हम समझेंगे। तो डेली एक आर्टिकल 40 मिनट तैयार रहें अपनी कमर कस के। और ये चीज़ें मुझे पता है आपको सही से बोर्ड पर दिख नहीं रही होंगी, तो आप क्या करेंगे, इन्हें रोकेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और इस स्क्रीनशॉट को जूम कर करके इसे नोट कर लेंगे, और ताकि आपका भी जीवन ठीक चले और मुझे भी अच्छा लगे और आपके दिल को भी अच्छा लगे। तो बस आज की बातें हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला लेक्चर यानी पहला आर्टिकल, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, नोइंग अवर सेल्फ बाय मीन्स ऑफ सॉलिट्यूड। यानी कल हम सीखेंगे तपस्या कैसे की जाती है और अपने आप को कैसे समझा जाता है। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अपने माता पिता की सेवा करते रहें और जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन में कुछ बने ना बने, एक अच्छा इंसान जरूर बने। हर लेडीज़ की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि आपकी माँ भी एक लेडीज़ है, और हर आपके बड़े एल्डर की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि आपके पिता भी एक रिस्पेक्ट है। और कोई आपसे कैसा बिहेव करता है मैटर नहीं करता है, आप अपना बिहेवियर सेम रखें, आप उसकी तरह बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप भी अगर उसी की तरह कर रहे हैं तो आप में और उसमें क्या फ़र्क है। दैट मीन्स यू आर यू एंड दे आर दे। चलिए, धन्यवाद।